एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो आई होप अभी तक के जितने भी टॉपिक्स हमारे रहे हैं वो कवर अप हो गए होंगे और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में भी आए होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ने वैचारिक पृष्ठभूमि में अगर बात करें तो हम लोगों ने भारतीय नवजागरण स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि कर लिया है। उसके बाद हमने हिंदी नवजागरण किया कि किस तरीके से हिंदी नवजागरण हुआ, मतलब पहले भारत पे पूरा का पूरा नवजागरण हुआ और उसका नवजागरण जो है जागृति लोगों के अंदर जो है वो पैदा कब हुई, 1856 की 7 की जो क्रांति थी उससे हुई। तो जो 1857 की जो क्रांति थी उससे लोग प्रभावित होकर उन्होंने जो है नवजागरण किया और कैसे फिर उससे स्वाधीनता आंदोलन तक हम लोग पहुँचे। और फिर उसका प्रभाव देखने के लिए हमारे जो हिंदी साहित्य है उनमें देखने को मिला कैसे हिंदी जो है उसमें नवजागरण किया गया, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर चलते चलते जो है खड़ी बोली आंदोलन जो है किस तरीके से खड़ी बोली का प्रवेश जो है हो गया और खड़ी बोली में ही हर चीज़ करे, बांग्ला की भी जो चीज़ें थी उन्हें उनको चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया खड़ी बोली में। ठीक है, तो किस तरीके से हिंदी का जो प्रभाव था वो बढ़ता ही चला गया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के कितने सारे साहित्यकार थे जिन्होंने जो है इसमें काफ़ी योगदान दिया कि किस तरीके से जो है हिंदी का नवजागरण जो है उसे बढ़ाया जाए, उसका हिंदी का विकास किया जाए, उसकी चर्चा की। फिर आज हमारा जो टॉपिक है वो दोस्तों क्या है, तो आज हमारा टॉपिक है भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए क्या बता रही हूँ मैं आपको, भारतेंदु जी के बारे में बता रही हूँ। पहले तो भारतेंदु जी जो है उन्होंने किस तरीके से हिंदी का विकास किया है, हिंदी के अंदर नवजागरण पैदा किया है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, मतलब जैसे भारतेंदु जी का हुआ उसके बाद आ जाता है हमारा द्विवेदी काल, है ना। तो महाप्रसाद द्विवेदी जी जो है उन्हों के साथ और उनके भी जितने भी समकालीन जो साहित्यकार रहे थे उन्होंने किस तरीके से जो है हिंदी नवजागरण में सहयोग दिया है, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अब हम देखो हिंदी साहित्य तक पहुंच गए हैं, मतलब हम एक तरीके से साहित्यकारों की चर्चा कर रहे हैं कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब उनका योगदान किस तरीके से रहा है वो हम आज भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है उनके साथ या उनके समकालीन जो साहित्यकार रहे हैं उनके योगदान से पता करेंगे। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि हमने आज क्या पढ़ना है। तो रोज रेगुलर मेरी 12 बजे क्लास होती है, तो सभी के सभी 12 बजे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इकाई 4 चल रही है हमारा और भाग भी हमारा 4 चल रहा है। इसके बाद हम लोग गांधी दर्शन हो गया, गांधीवादी दर्शन हो गया, ठीक है, अंबेडकर दर्शन हो गया, लोहिया दर्शन हो गया, मतलब सारे जितने भी दर्शन है वो करेंगे। फिर उसके बाद वाद करेंगे और उसके बाद विमर्श जो है दलित, स्त्री, आदिवासी और जो अल्पसंख्यक है वो करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टा अकाउंट है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि यहाँ पर जितनी भी एनटीए के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिल जाती है। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो प्ले स्टोर पर जाकर फिलर फॉर्म एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको फ्री नोट्स दिए जाएंगे। फ्री नोट्स आपको दोनों पेपर के मिल रहे हैं, मतलब पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। लाइव क्लासेस जो कि हमारी रोज़ रेगुलर लाइव क्लास चल रही है, 5000 एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपये भी पेड नहीं करना है। अब बात करती हूँ मैं क्विज़ की, कि क्विज़ जो है वो रेगुलर स्टार्ट होते हैं, तो आप लोगों को मैंने मेंशन किया है कि आप लोगों को 3 क्विज़ तो रेगुलर देने हैं। एक जीके का क्विज़ आपको देना है जो 9:30 बजे के टाइम पर होता है, 11:50 पे जो है पेपर 1 का होता है, और मेरा जो कि मेरा हमेशा होमवर्क मैं आप लोगों को देती हूँ, तो वो होमवर्क जो है आपको 5 बजे जो है मिल जाता है और 5 बजे से लेकर 10:30 बजे तक वेबसाइट ओपन रहती है, आप जब मर्जी उसे दे सकते हैं। ठीक है, और जो भी फर्स्ट विनर रहता है मैं उसको सिलेक्ट करती हूँ। तो इस बार जो भी फर्स्ट पेपर में फर्स्ट विनर रहेगा, आपको पता है कि उनके लिए गिफ्ट अनाउंस किया गया है
और जो भी सेकंड पेपर में विनर है अभी उनके लिए गिफ्ट तो नहीं अनाउंस किया, लेकिन अभी आप अपनी कंटिन्यूटी जो है वो बनाकर रखिए, पॉइंट्स लेते रहिए। अब यहाँ पर भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है। बाजी मार ली बॉयज़ ने, मैंने बॉयज़ का नाम लिया और मैंने कहा था कि बॉयज़ ने बहुत अच्छी तरीके से जो है पढ़ रहे हैं और क्विज दे रहे हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन आई है प्रियंका की। कंग्रेचुलेशन प्रियंका, आपने फर्स्ट पोजीशन ली है। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और जहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ भी सकते हैं। अब सेकंड पोजीशन जो है शुभांकर ने ली है। वेरी गुड शुभांकर। शुभांकर को तो शायद मैंने शुभांकर से बात की है और हार्दिश हो गए। तो वेरी कंग्रेचुलेशन आप सभी को कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और इसी तरीके से मेहनत करती रहिए, क्योंकि आगे जाके आपको इसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, आगे आप फोर्थ पॉइंट देखोगे तो फोर्थ में देखिए कि फोर्थ जो स्थान दिया है वो संध्या ने लिया है। फिफ्थ देखो निशा, निशा सबसे ऊपर चल रही थी टॉप पर, निशा अब नीचे आ गई है फिफ्थ नंबर पर। तो निशा मेहनत कीजिए, आप सबसे टॉप पर थी। उसके बाद प्रियंका गौतम हो गई, पूजा पांडे, इंदर सुनीता ठाकुर हो गया, ठीक है, तबाशुम हो गया। तो आप सभी के सभी जो 10 हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिया है, बल्कि टॉप 3 जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो प्रियंका, शुभांकर और हार्दिश आप सभी को कंग्रेचुलेशन, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और काम करते रहिए। अब बात करती हूँ मैं प्रश्नों की। जो क्विज में प्रश्न आए थे, दो ही प्रश्न डाले थे क्विज में, ज़्यादा प्रश्न नहीं डाले थे। तो निम्न कवि 12वें छंद के जन्मदाता माने जाते हैं। तो निम्न जो कवि थे वो 12वें छंद के जो है जन्मदाता माने जाते हैं। तो किनको जन्मदाता माना जाता है 12वें छंद का? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रहीम। तो जिन्होंने सेकंड आंसर लगाया है रहीम पर, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपका कितना आंसर सही है। निम्न में से कौन सा प्रतीक जो है नाटक नहीं है? तो इनमें से नाटक का कौन सा प्रतीक नहीं है? प्रतीक मैंने आप लोगों को करवा रखा है, प्रतीक के बारे में बता रखा है कि प्रतीक किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि प्रतीक जो है नाटक नहीं है। तो नाटक इसका क्या है? शारदिया। जो शारदिया है वो एक प्रतीक नाटक नहीं है, उसमें प्रतीक बिंबों का इनका प्रयोग नहीं किया गया है और इनके प्रयोग के बिना ही जो है इस नाटक को रचा गया है पूरा का पूरा। जैसे कि आपको पता है कि गिफ्ट मिलते हैं, तो पेपर फर्स्ट अभी फ़िलहाल जो है पेपर फर्स्ट के लिए 3 जो है गिफ्ट रखे गए हैं यहाँ पर। पेपर फर्स्ट को पेपर फर्स्ट की बुक मिलेगी, सेकंड बुक मिलेगी, ठीक है, और साथ में सॉल्व पेपर भी जो है वो मिलेंगे। तो आपको ये 3 चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये गिववे जो चला है वो फर्स्ट क्विज के लिए है, जिन्होंने फर्स्ट क्विज दिए और फर्स्ट क्विज में जो विनर आते हैं उनके लिए। अब जो सेकंड पेपर होगा धीरे धीरे उसमें भी मिलना शुरू होंगे, बट अभी आप लोग मेहनत करते रहिए। अब हमारा टॉपिक क्या है? भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण। अब इसमें क्या है? भारतेंदु और उनके साथ के जो भी समकालीन थे, ठीक है, जो भी समकालीन थे उनकी चर्चा हमने करनी है यहाँ पे, और उनकी वजह से किस तरीके से हिंदी में नवजागरण आया है, मतलब जो हमारा साहित्यकार थे ये लोग, तो इनके कारण किस तरीके से साहित्य में जो है प्रभाव देखने को मिला है वो पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी आ जाते हैं उसके बाद, भारतेंदु के बाद, और जब वो आते हैं तो वो किस तरीके से हिंदी में नवजागरण पैदा करते हैं। तो हमने 2 के बारे में पढ़ना है, एक तो भारतेंदु के बारे में और एक पढ़ना है हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। आई होप ये 2 टॉपिक्स हमने यहाँ पर क्लियर करने हैं। चलिए अब शुरू करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हिंदी नवजागरण की शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। तो हिंदी नवजागरण की जो शुरुआत है वो भारतेंदु युग से होती है, और उनका प्रभाव जो है वो प्रयोगवाद भी है और साथ ही साथ प्रगतिवादी भी है। तो प्रयोगवाद और प्रगतिवादी साहित्य पर स्पष्ट दिखाई देता है इसका प्रभाव। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंदी नवजागरण की शुरुआत हुई। जैसे कि आपको पता है कि 1857 का जो क्रांति आई थी, उस क्रांति के बाद ही लोगों के अंदर ये जागृति पैदा हुई। ठीक है, ये क्रांति जो है वो शुरू हुई, उसके बाद आंदोलन जो है स्वाधीनता को लेकर आंदोलन शुरू हुए, फिर किस तरीके से जो है
ये पूरा का पूरा मतलब भारतीय नवजागरण हुआ। और भारतीय नवजागरण में किस तरीके से आपने देखा कि बिल्कुल अलग अलग, मतलब बांग्ला अलग और सभी जो है अलग अलग तरीके से जो है विकास हुआ। अगर हम बांग्ला में देखें तो वहाँ पर बंगाल में अलग तरीके से जो है विकास हुआ, और अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी भाषी क्षेत्र जो है वहाँ पर अलग तरीके से विकास हुआ। तो विकास करते करते जो है हम लोग हिंदी साहित्य तक पहुँच गए, और फिर हिंदी साहित्य में आकर हमारा जो है हिंदी नवजागरण हुआ। अब हिंदी नवजागरण में हम भारतेंदु के बारे में पढ़ रहे हैं कि भारतेंदु जी ने किस तरीके से हिंदी नवजागरण किया, और फिर चलते चलते हम जो है द्विवेदी के काल तक आ जाते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, उन्होंने और उनके जो भी समकालीन साहित्यकार रहे हैं उन्होंने किस तरीके से जो है परिवर्तन किया, और किस तरीके से वो नई एक नवजागरण को जो है हमारे समक्ष लेकर आए। तो हिंदी नवजागरण की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई। तो अब यहाँ पर हम चर्चा करने वाले भारतेंदु युग के उन्होंने किस तरीके से किया, और उनका प्रभाव जो था वो प्रयोगवाद भी था और साथ ही साथ प्रगतिवादी था, मतलब काफ़ी कुछ बड़ा भी है, आगे तक हम पहुँचे भी है साहित्य में, ये स्पष्ट दिखाई देता है। भारतेंदु युग के भारतेंदु जी से लेकर प्रताप नारायण मिश्र, देखिए यहाँ पर कितने सारे आ जाते हैं हमारे समकालीन जो भी साहित्यकार है भारतेंदु के साथ में। तो भारतेंदु युग में भारतेंदु जी से लेकर, मतलब उनसे लेकर कहाँ तक, नारायण मिश्र, जो प्रताप नारायण मिश्र है वो हो गए, कौमा, उसके बाद आते श्रीधर पाठक, कौमा, फिर आ जाते हैं हमारे बाल कृष्ण शर्मा, कौमा, फिर आ जाते हैं हमारे सियाराम शरण गुप्त जो है वो आ जाएंगे हमारे, ठीक है। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है, वो आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। उसके बाद आता है नागार्जुन। फिर आ जाते हैं हमारे रामविलास शर्मा। जैसे कवियों ने कहीं ना कहीं नवजागरण का अंत जो है वो दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो है अंत नहीं, यहाँ पे अंश आएगा, अंश दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो है भारतेंदु जी और उनके समकालीन जितने भी हमारे साहित्यकार रहे हैं उनका, जिनका मैंने नाम यहाँ पर लिया है, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक, बालकृष्ण शर्मा, सियाराम शरण गुप्त हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, ये सारे के सारे जितने भी कवि हैं इन्होंने नवजागरण में ये है, इनका कुछ ना कुछ अंश दिखाई देता है। मतलब इनकी अगर आप रचनाएं पढ़ोगे तो इनकी रचनाएं में आपका हिंदी जो नवजागरण है उससे प्रभावित हो रखे, तो उनका थोड़ा थोड़ा अंश आपको वहाँ पर नजर आने लग जाएगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि जिस तरीके से पश्चिमी जागरण से, मतलब पश्चिमी नवजागरण का क्या अर्थ है यहाँ पर बंगाल से लिया गया, कि जिस तरीके का बंगाल का नवजागरण था, भारतीय नवजागरण विनय, उसी तरीके से बंगाल के नवजागरण से हिंदी नवजागरण भिन्न था, बिल्कुल भिन्न था। मैंने कहा ना कि दोनों तरफ अलग अलग तरीके से विकास हुआ था। जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे वहाँ पर हिंदी को ज़्यादा वहाँ प्रधान में रखा गया था और उस तरीके से विकास हुआ था, और बंगाल में बांग्ला को लेकर ही जो है उसमें ही विकास करने के बारे में सोचा गया था। तो किस तरीके से अलग अलग तरीके से वहाँ पर चले थे, और बंगाल में शिक्षित वर्ग था पूरा का पूरा, और वहीं से ही क्रांति, मैं कहूँ कि वहाँ से बंगाल से क्रांति शुरू होते हुए ही पंजाब, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ नहीं पहुँची थी। ये सारी चर्चाएं मैंने आपके भारतीय जो नवजागरण है उसमें की थी। आगे आ जाता है भारतेंदु और उनका हिंदी नवजागरण। अब हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि भारतेंदु और हिंदी नवजागरण जो है वो किस तरीके से शुरू हुआ और कैसे कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचा। हिंदी साहित्य की बात करूँ तो हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। अब देखिए हिंदी साहित्य में आधुनिक युग मतलब आधुनिक कालता एक तरीके से आधुनिक काल दिखाई दे रहा था, उसमें नजर आ रहा था। उसका प्रारंभ अगर हम देखें तो 1857 से माना जाता है, क्योंकि बिल्कुल ही चेंज हो गया, मैंने कहा ना परिवर्तन हो गए पूरी तरीके से। हिंदी साहित्य में उस भारतेंदु युग के नाम से पहचाना जाता है। इस युग में चेतना जो है वो पुनर्जागरण की जो भावना है वो यहाँ पर अनुप्राणित थी। मतलब यहाँ पर क्या था कि पूरा का पूरा देखने को मिल रहा है कि 1857 के बाद ही जो है नव क्रांति जो है वो पैदा हुई थी। और हिंदी साहित्य की बात करें तो उसमें जो भारतेंदु थे उनके नाम से ही पहचाना जाता था, उनके नाम की पहचान थी। और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे जन चेतना, लोगों के अंदर जो चेतना पैदा की है, जो भावना पैदा की है, वो यहाँ पर नज़र में आती है। भारतेंदु की अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जनता के जो है उद्बोधन आएगा, उद्बोधन जो है उसके प्रदान करने के लिए उद्देश्य से जाति संगीत अर्थात जो है
लोकगीत की शैली पर जो है सामाजिक कविताओं की रचना पर भी बल दिया। अब यहाँ पर क्या है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उन्होंने जो है जनता का उद्बोधन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने बोला कि भाई जनता के लिए जो है होना चाहिए, जनता के लिए ही हम लोगों ने सब कुछ करना है और जनता के अंदर ये क्रांति पैदा करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनका मेन उद्देश्य क्या था, इनके उद्देश्य के कारण ही जो है जाति संगीत हो गया या फिर लोक संगीत हो गया, उनकी जो शैली होती है उसमें सामाजिक कविताओं की रचनाओं पर बल दिया गया। मतलब जो भी कविताएं हैं उन चीज़ों पर बल दिया गया ताकि लोग जब कविताएं पढ़े तो उनके अंदर वो जागृति पैदा हो, उनके अंदर वो उत्साह पैदा हो, उनके अंदर वो क्रांति पैदा हो। अब यहाँ पर क्या है, अगला है मातृभूमि प्रेम। मातृभूमि प्रेम स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार हो गया, ठीक है। साथ में यहाँ पर देखिए किस तरीके, मतलब उस समय के यहाँ पर मातृभूमि मतलब अपने धरती के प्रति प्रेम को भी यहाँ पर भारतेंदु नजर आ रहे हैं, नजर जो है देखने को आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पे कि मातृभूमि को लेकर प्रेम की भी बात यहाँ पे भारतेंदु ने की है कि स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार और स्वदेशी जो भी वस्तुएं हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। गौरक्षा की यहाँ पे बात की गई है, जो है बाल विवाह की यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद यहाँ पर जो है शिक्षा प्रसार की तो बात यहाँ पर की ही गई है। यहाँ पे जो है बाल विवाह निषेध, विषाद नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा निषेध, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ठीक है, उसके बाद है भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या की निंदा की गई है आदि विषयों का कविगण यहाँ पर जो है अधिकाधिक अपनाने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखकर जो है मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है या वस्तुओं का जो बहिष्कार इन्होंने किया है, गौरक्षा की बात की है, बाल विवाह की बात की, तो ये सारे टॉपिक जो है उन्होंने बताए हैं कि भारतेंदु ने अपने विषय में लिए हैं और इस तरीके से उन्होंने इनके द्वारा ही लोगों के अंदर जो है एक जागृति पैदा करने की कोशिश की है। आगे फिफ्थ पॉइंट देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे तो राष्ट्रीय भावना का उदय जो है यहाँ पर हो जाता है। तो राष्ट्रीय भावना का उदय भी इस काल की ही अन्य विशेषता है। तो इसी काल से जो है एक जो है राष्ट्रीय जो भावना है उसका उदय जो है वो इसी काल से जो है पैदा हो जाता है, क्योंकि भारतेंदु जी जो जब आते हैं तो अपने साहित्य को इस तरीके से जो है बनाकर, इस तरीके से जो है उभार कर लोगों के सामने जो है प्रस्तुत करते हैं कि लोगों के अंदर जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ के द्वारा जो है एक क्रांति पैदा हो ही जाती है। आगे 6 पॉइंट है भारतेंदु युगीन जो कवि थे काव्य फलक के जो है अत्यंत विस्तृत थे। उनकी रचनाएं, अगर बात करें उनकी रचनाओं की, तो उनकी रचनाएं जो है प्रवृत्तियां एक और तो भक्ति काल और रीतिकाल से अनुबद्ध थी। मतलब एक और तो वो भक्ति काल और रीतिकाल दोनों से जुड़ी हुई थी अगर एक तरीके से देखें, पर दूसरी और जो है समकालीन परिवेश के प्रति जो है जागरूकता का भी उसमें जो है अभाव नहीं था। तो एक तरीके से उसमें जो है अगर देखा जाए तो समकालीन परिवेश के प्रति जो जागरूकता थी उसका कोई अभाव नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि लोगों के अंदर जागरूकता ना हो, लोगों के अंदर जागरूकता भी पैदा की उन्होंने और दूसरी तरफ उन्होंने जो है यहाँ पे भक्ति काल रीतिकाल का भी उद्बोधन कर डाला। इसके साथ ही अब 6 पॉइंट देखेंगे। भारतेंदु युग की जो पृष्ठभूमि है एक नई चेतना पे व्याप्त थी, बिल्कुल एक नई चेतना यहाँ से लेकर गई, तभी तो उसको कहा गया कि नव जागरण है, नवोत्थान है, ठीक है। कितनी सारी अलग अलग संज्ञा जो है वो यहाँ पर दी गई। 7 पॉइंट क्या है, भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति 2 रूपों में मिलती है। अब देखिए यहाँ पे बताया कि 2 रूपों में अभिव्यक्ति यहाँ पर जो है की गई है और किन किन रूपों में जो है भारतेंदु जी ने जो है राष्ट्रीयता की भावना जो है लोगों के अंदर पैदा की। वो क्या 2 कारण रहे। पहला था एक प्राचीन परिपाटी में श्रृंगार रस की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो एक प्रवेश परिपाटी की जो है श्रृंगार रस भीनी कविताओं में है और जो अधिकांश ब्रज भाषा में है। मतलब एक तरीके से तो ब्रज भाषा का यहाँ पे प्रचार प्रसार करके श्रृंगार रस जो है वो नजर आ रहा था साहित्य में। और दूसरी ओर देखें तो नई उमंगों से लेकर जो है भाव से खड़ी बोली के
प्रकट हुआ था। दूसरी ओर सच देखें तो प्रधान विषय था और राष्ट्रीयता का पोषण हो रहा था और राष्ट्रीयता में कई भाव सन्निहित जो थे वो थे और देश प्रेम इसका जो है मूल आधार था। मतलब यहाँ पर दूसरी तरफ देखें तो एक तरफ तो खड़ी बोली की बात की जा रही है और दूसरी और क्या किया जा रहा है, राष्ट्र प्रेम की जो भावना है उसको यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर किस तरीके से खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों की बात की गई है। पहले में ब्रज भाषा की बात की गई है और दूसरी तरफ खड़ी बोली की बात की गई है। तो भारतेंदु जी ने इन्हीं दोनों जो विषय है इनको लेकर, इनको आधार बनाकर और मूल आधार देश प्रेम को बनाकर यहाँ पर जो है अपनी रचनाएं जो है वो रचित की है। उसके बाद 8 पॉइंट देखेंगे, भारतेंदु ने अपनी भारत की जो दुर्दशा है कविता में, अपनी कौन सी कविता इनकी, भारत की दुर्दशा। यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आ जाते हैं और फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भैया किसकी कविता है। तो अब ये देखो यहाँ पे मैं बता भी रही हूँ कि भारतेंदु जी ने जो है जो कविता लिखी है, क्या कविता है उनकी, भारत की दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा जो है देश की दुर्दशा का एक कंद्रत जो है यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आगे आपको देखने के लिए मिलेगा भारत की दुर्दशा का, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लिखा है। तो भारत की दुर्दशा, तो भारत की दुर्दशा पे ये जो पंक्तियां हैं वो उसी मैंने कविता से उठाई है यहाँ पर। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर आएगा, रवहु सब मिलके आबहु भारत आई, हा हा भारत दूरदर्शा ना देखी जाए। तो यहाँ पर ये जो पंक्तियां हैं ये हमारी भारत की दूरदशा जो कविता है भारतेंदु जी की उससे उठाई गई है और इस पे बताया गया है कि किस तरीके की दूरदशा जो है वो भारत की हो रखी है कि भारत की दूरदशा देखी ही नहीं जा सकती। और भी है यहाँ पर देखिए, भारतेंदु जी ने राष्ट्र भावना सबसे अधिक अभिव्यक्त अपने नाटकों में की है। तो अगर हम नाटक देखें भारतेंदु जी के तो उन नाटकों में सबसे ज़्यादा उन्होंने राष्ट्र भावना की बात ही की है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो भारत की दुर्दशा हो गया, नील देवी हो गया, अंधेर नगरी हो गया। तो इस तरीके की जो उनकी जो कविताएं नाटक है उनमें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर क्या है अगला, उनके जो है नाटकों में हिंदू मुस्लिम संघर्ष की झलक भी मिलती है। तो उनके नाटक में अगर हम देखें तो हिंदू मुस्लिम ने किस तरीके से संघर्ष किया है उसकी झलक भी वहाँ पर मिलती है और उसमें जो है राष्ट्रीयता का सूत्रपात भी होता है। तो इस तरीके से राष्ट्रीयता की भावना भी फैलाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, भारतेंदु ने राष्ट्र भावना के 2 रूप बताए। अब यहाँ पर राष्ट्र भावना के बारे में बताया तो है भारतेंदु ने, पर किन 2 रूपों की चर्चा यहाँ पर ज़्यादा, मतलब जिन पर बल दिया गया है उनकी चर्चा की है वो पढ़ेंगे। तो पहला है वर्तमान समय की जो युवा अवस्था है उसका क्रूर चित्रण किया गया। तो वर्तमान में जिस तरीके की युवा अवस्था है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। उसके साथ ही यहाँ पर जो है अतीत गौरवमान तथा सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की भावना जो है, मतलब गौरवता और जो राष्ट्र के जो प्रति जो भावना है उसकी यहाँ पर चर्चा जो है की गई। तो इन दोनों चीज़ों को फोकस में रखते हुए ही जो भारतेंदु है उन्होंने अपनी जो भी रचनाएं हैं वो रचित की है जो राष्ट्रीय भावना के प्रति थी। उसके बाद 4th पॉइंट आता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी एक रूप स्वदेशी आंदोलन है। तो अगर हम सांस्कृतिक की बात करें तो एक स्वदेशी आंदोलन जो है उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर स्वदेशी मतलब यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरीके से मैं कहूँ कि विदेशी जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करने की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात जो है वो कई गई है कि जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करो, उन्हें नहीं अडॉप्ट करो। तो संस्कृति राष्ट्रवाद की भावना एक विदेशी स्वदेशी आंदोलन का मतलब है कि यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं कि आपको विदेशी जो भी वस्तु है उनका बहिष्कार करना है। यहाँ पे कुछ पंक्तियां भी उठाई गई है। पंक्तियां देखिए यहाँ पे उठाई गई है। यहाँ पे देखिए, निज बहिन के रचे वसन भूषण नहीं भावत, भूषण नहीं भावत, मतलब किस तरीके से कह रहे हैं कि विदेशी वस्तुओं का यहाँ पे बहिष्कार किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं कि और कितने, जैसे भारतेंदु की हमने बात कर दी और भारतेंदु ने किस तरीके से जो है अपनी कौन कौन सी रचनाओं के द्वारा जो है लोगों के अंदर और किस तरीके से जो है उन्होंने, भारतेंदु की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने बताया है, मतलब मानवतावाद का ही जिक्र मैं कहूँ कि किया है उन्होंने यहाँ पर।
ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने राष्ट्र भावना जो है उसको दिखाया है और उनके द्वारा किया है। लोगों को जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात की गई है, तो ये सब चीज़ें बताई है। इनके साथ और भी सारे समकालीन जो साहित्यकार रहे हैं उनकी बात भी कर लेते हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त की बात करते हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त जो है उनकी ये पंक्तियां हैं कुछ। आओ एक प्रतिज्ञा करे, एक साथ सब जीवे, अरे अपनी चीजें आप बनाओ, उसमें अपना अंग सजाओ। मतलब यहाँ पर क्या बात कर दी, यहाँ पे बात कर दी ना विदेशी जो वस्तुएं हैं उनके बहिष्कार की बात कर दी। तो विदेशी जो वस्तुएं हैं उनका क्या करना चाहिए, उनका यहाँ पर हम लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, ये बात यहाँ पर कर दी घुमा फिरा के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं कि मैम समझ में नहीं आ रहा है। वैसे इतना हार्ड कोई टॉपिक नहीं है, ये काफ़ी इजी टॉपिक है, मैंने तो काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। भारतेंदु युग के सांस्कृतिक राष्ट्रीय भावना का एक ही देश में दयनीय अवस्था जो है, दयनीय अवस्था से प्रेरित होकर ईश कृपा की प्रार्थना की। अब देखिए, एक तरफ तो ये सारे जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तो कर ही रहे हैं, वो तो चलो किया है, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं, ईश्वर से भी प्रार्थना करने की बात की जा रही है। ईश्वर से भी प्रार्थना की जा रही है कि वो भी हमारी दयनीय स्थिति को जो है वो सही करे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नील देवी जो नाटक है उसमें देख सकते हो कि नील देवी जी से जो है प्रार्थना की जा रही है कि वो जो है इसको सुधार दें, इस जो दयनीय स्थिति जो हो रखी है उस स्थिति को जो है बदल दे। राष्ट्रीय भावना के अन्य रूप भी देखने के लिए मिले। तो राष्ट्रीय भावना के और क्या क्या रूप देखने के लिए मिले भारतेंदु युग में, उसकी बात करते हैं। तो आज़ादी की प्राप्ति के लिए जो है यहाँ पर आज़ादी की प्राप्ति के लिए सर्व त्याग का ओजस्वी स्वर देखने को मिला। मतलब एक अलग ही स्वर देखने के लिए मिला। आज़ादी तो चाहिए ही थी, लेकिन आज़ादी की प्राप्ति के लिए जो है एक ओजस्वी जो है स्वर देखने को यहाँ पर मिल जाता है। फिर बात करते हैं जन्मभूमि प्रेम की। तो बिल्कुल जन्मभूमि प्रेम की बात की गई है, मातृभूमि की बात की गई है, मातृभूमि पे जो है बल दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम तीसरी चर्चा करें तो यहाँ पर युग प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु को देखा गया है कि भारतेंदु एक युग प्रवर्तक के रूप में आए, क्योंकि यहाँ से पूरी तरीके से लोगों के अंदर परिवर्तन आता चला गया। ठीक है, लोगों के अंदर परिवर्तन होता गया और फिर किस तरीके से द्विवेदी युग आगे जाके आएगा और फिर उनके साहित्यकार किस तरीके से परिवर्तन करेंगे। फिर आ जाता है चौथा, हिंदी भाषा, जैसे कि खड़ी बोली की बात की तो हिंदी भाषा खड़ी बोली का जो है यहाँ पर बहिष्कार किया गया। तो खड़ी बोली का बिल्कुल बहिष्कार यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ पंक्तियां देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। तो इस तरीके से जो है उन्होंने यहाँ पर भाषाओं का बहिष्कार करते हुए भी जो है चले हैं। तो ये 4 पॉइंट जो है वो आपको राष्ट्रीय भावना के देखने को मिल जाते हैं भारतेंदु में। और क्या मिल जाता है आपको यहाँ पर, देखिए भारतेंदु युग की बात करें तो कविताओं में जनवादी है। तो भारतेंदु युग जो है उनकी कविताओं में क्या है, जनवादी है। मतलब जन मतलब क्या होता है, लोग। तो लोग जो है यहाँ पर लोगों की चर्चा की गई है, समाज की बात की गई है, समाज के लिए ही जो किया गया है वो किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, समाज के दोष युक्त अंग का कटु आलोचना की गई है। तो यहाँ पे जो भी समाज में जो भी दोष पाए गए हैं उनकी कटु आलोचना यहाँ पर की गई है। जैसे कि अगर हम देखें स्त्रियों की चीज़ें हो गई, या फिर देश के प्रति लोगों को जागरूक नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, तो ये सारी चीज़ों के प्रति जो है कटु आलोचना की गई। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे तो जो है वेद मार्ग से होते हुए, वेद मार्ग को छोड़कर जो है मुस्लिम संस्कृति के प्रभावित लोगों को कटु आलोचना जो है यहाँ पर की गई है। ठीक है, अब इसका जो है आप आराम से जो है देख सकते हो। राधाचरण जो गोस्वामी की कविताएं हैं, राधाचरण गोस्वामी की जो कविताएं हैं उनमें आराम से देखने को मिल जाता है। तो राधाचरण गोस्वामी जी की जो कविताएं हैं वेद मार्ग को छोड़कर, बिल्कुल वेद मार्ग को छोड़ दिया उन्होंने, और मुस्लिम जो संस्कृति है उससे प्रभावित लोगों को जो है कटु आलोचना की है उनकी, कि जो मुस्लिम लिंग से प्रभावित हो गए हैं, और उनकी कटु आलोचना यहाँ पर की गई है। उसके बाद अगला आ जाता है प्रताप नारायण मिश्र ने स्त्रियों की शिक्षा के पक्षपाती जो है, स्त्रियों की शिक्षा के भी पक्षपाती थे ये, और इन्होंने जैसे बाल विवाह जो है उसके विरोधी, विधवाओं के जो दुख है उसको लेकर शुद्ध, मतलब उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है, उनके विराट बोले। तो मतलब यहाँ पे नारियों की बात भी अब यहाँ पर आ जाती। तो आपको याद रखना है यहाँ पे नारियों की चर्चा भी थोड़ी थोड़ी की गई है भारतेंदु युग में।
फिर अगर हम विदेशी की बात करें तो विदेशी वस्तुओं और अन्य वस्तुओं का जो है आयात, मतलब आना, जो आयात होता है उसको भारत की जो है आर्थिक दुर्गति का मूल कारण माना है। उन्होंने कहा है कि विदेशों से सामान मंगाने में लगे हुए हैं, देश में आई जा रहा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि देश में ही अपना खुद का सामान बनाए और उसको जो है दूसरी जगहों पर भेजे, लेकिन आयात कर रहे हैं हम लोग। अगर बाहर से जो है विदेशी सामान हमारे अंदर आ रहा है तो वही सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की दुर्गति होने का, हमारी जो आर्थिक दुर्गति है उसका होने का, वही एक कारण है। समझ आ गया? तो यहाँ पर विदेशी वस्तुओं के बारे में भी बता दिया गया। जैसे कि इन्होंने कहा कि प्रिय धन की, जो प्रिय धन है, प्रिय धन जो है उसमें जो आर्य अभिनंदन जो है, ठीक है, यहाँ पे आएगा प्रेम, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे आएगा प्रेम धन की आर्य अभिनंदन। तो अगर देखना चाहो तो विदेशी वस्तुओं का जैसे बहिष्कार यहाँ पर किया गया है और बताया गया कि इससे हमारी आर्थिक दुर्गति हो जाएगी, वो आपको इन तीनों में देखने को मिल जाएगा। जैसे प्रेम धन की अगर हम आर्य अभिनंदन की बात करें तो आर्य अभिनंदन में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर दूसरा जो है प्रताप जो नगर है, प्रताप नगर विश्व की होली जो है, होली में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ ऐसी कविताएं हैं, मैं ये आपको कविताओं के बारे में बता रही, कुछ ऐसी कविताएं हैं जिनमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी। फिर क्या है, अविका दत्त व्यास की जो है भारत धर्म, तो जो अविका दत्त व्यास है उनकी जो भारत धर्म है उसमें भी आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जहाँ पर आपको विदेशी वस्तुओं का जिस तरीके से आयात है उसको जो है एक आर्थिक कारण बताया है कि वही एक आर्थिक कारण है जो भारत की दुर्गति कर रहा है। अब आ जाता है हमारा द्विवेदी युग। तो ये तो सारा आपने पढ़ा किसके बारे में, ये सारा का सारा आपने जो है भारतेंदु के बारे में पढ़ा कि भारतेंदु और उनके जो साहित्यकार थे साथ के, उन्होंने किस तरीके से हिंदी में नवजागरण पैदा किया। अब हम बात करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी की, उन्होंने किस तरीके से हिंदी नवजागरण में अपने समकालीन जो भी साहित्यकार है उनसे मिलकर जो है हिंदी में नवजागरण पैदा किया। तो पहली चरण में देखो बात करते हैं हिंदी नवजागरण का चरण, अगर हम बात करें तो हिंदी नवजागरण का चरण शुरू ही कहाँ से होता है, 1857 के जो विद्रोह है वहां से शुरू होता है। उसके बाद हम लोग कहाँ आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भारतेंदु युग में। तो बिल्कुल भारतेंदु युग में आ गए। उसके बाद भारतेंदु युग से आ जाते हैं हम लोग द्विवेदी युग में, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं द्विवेदी युग। उसके बाद द्विवेदी युगेन जो साहित्य है उसकी प्रधान भावना, तो इसमें किस तरीके की प्रधान भावना की चर्चा की गई है तो उसके बारे में बता रहे। तो जैसे कि इसमें देशभक्ति की बात की गई है, इसमें राष्ट्रीयता की बात की गई है, इसमें आशा और विश्वास के स्वरों की बात की गई है, इसमें राजनीतिक चेतना की बात की गई है और इसमें सर्वतोमुखी जागृति की बात की गई है कि लोगों को किस तरीके से जागृत करना। तो ये 5 चर्चाएं जो है वो द्विवेदी युगीन जो है उसमें प्रधान भावना के रूप में उभर कर आ जाती है भारतेंदु काल में, ठीक है। अब आगे फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे राजनीतिक चेतना की झलक जो है, अब देखिए इनके और भी साथ के साहित्यकार थे उनमें देखने को मिलेगी। तो भारतेंदु चेतना की झलक जो है मैथिली शरण गुप्त जो है उनमें हो गया, ठीक है। श्रीधर पाठक है उन पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो है यहाँ पे गया पाठक जो शुक्ल है उनकी जो है कविताओं में देखने को आराम से मिल जाता है। तो राजनीतिक चेतना की बात करें तो राजनीतिक चेतना में यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक और गया प्रसाद शुक्ल जो है उनकी कविताओं में देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें राम नरेश त्रिपाठी ने जनता में राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए, मतलब अगर उन्होंने राजनीतिक चेतना फैलानी थी उसके लिए उन्होंने मिलन हो गया, स्वपन हो गया, पथिक जैसे जो है काव्य लिखे। तो राम नरेश जो है त्रिपाठी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जनता में राजनीतिक चेतना जो है वो फैलानी थी और उन्होंने उसको फैलाने के लिए जो है काव्य की संरचना की। और वो काव्य कौन कौन से थे, मिलन हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए मिलन हो गया, ठीक है, स्वपन हो गया और पथिक, ये 3 जो है यहाँ पर काव्य लिखे गए राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। उसके बाद आते हैं बाबू गुलाब राय। तो बाबू गुलाब राय जो है उन्होंने उन्होंने क्या कहा, राष्ट्रीयता की जो तान भारतेंदु जी ने छेड़ी थी उसका स्वर गुप्त जी में बहुत ऊंचा ही जो है जाता है। तो मतलब इस तरीके से राष्ट्रीयता की जो भावना भारतेंदु जी ने छेड़ी थी, अगर हम गुप्त जी की बात करें तो उनमें ये जो चेतना है वो काफ़ी स्वर जो है वो काफ़ी ऊंचा नजर आता है। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे भारतेंदु युग में जो है मानवतावादी विचारधारा थी। अब ये चीज़ आपको याद करनी है कि
आपने बाहर पीछे पढ़ा, जब भारतेंदु युग पढ़ रहे थे तो किस तरीके से उसमें चर्चाएं की गई थी, लोगों की जन की बात की गई थी, जनवादी बात की गई थी, समाज के कल्याण की बात की गई थी, ठीक है, और भी बहुत कुछ यहाँ पर चर्चा की गई। लेकिन अब हम जब द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं तो द्विवेदी युग में क्या हो रहा है, ठीक है, भारतेंदु युग में तो मानवतावाद की बात की ही जा रही है, द्विवेदी युग में जो है मानवतावादी और नारीत्व की बात की जा रही है। नारी को भी यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया गया और बोला कि नारी के साथ जो भी हो रहा है उसे रोका जाए। तो इस तरीके से जो है हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए 6 पॉइंट भी देखोगे आप, यहाँ पे देखो नारीत्व के प्रति उच्च भावना की बात की गई। किसमें, कौन सा युग चल रहा है ये, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा युग चल रहा है ये। द्विवेदी युग, ठीक है, कि द्विवेदी युग चल रहा है और द्विवेदी युग में बात की जा रही है कि नारीत्व के प्रति उच्च भावना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर जो है श्रीधर पाठक हो गए, ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी हो गए, अयोध्या सिंह जो उपाध्याय हरिओध हैं उनकी बात कर दी, मैथिली शरण गुप्त जो है उनकी बात कर दी। तो ये सारे के सारे उस टाइम के समकालीन, जो मैं कहूँ कि द्विवेदी युग में समकालीन जो है साहित्यकार रहे हैं जिनका योगदान रहा है। श्रीधर पाठक महिला समाज में जो है जागृति चाहते, तो श्रीधर पाठक का पूरा फोकस किसमें था, महिला समाज की जागृति करने के लिए था कि किस तरीके से जो महिला समाज है उनको जागृत किया जाए। फिर आ जाते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी के काव्य में जो है नारीत्व के प्रति उच्च भावना का दर्शन होता है, तो यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से जो है उच्च भावना देखने को मिल जाती है। फिर अगर हम बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के काव्य में नारी के नवीन रूप जो है वो देखने के लिए मिल जाता है, तो नारी की एक अलग ही रूप यहाँ पर देखने को मिल जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के द्वारा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे दे भी रखा है, उदाहरण है रस कलश में देश प्रेमिका, जाति प्रेमिका, जन्मभूमि प्रेमिका, लोक सेविका, धर्म प्रेमिका जैसे नायिका के दर्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके की नायिका को दिखाने का पर्पस क्या है, नारीत्व की वो जो भावना है या नारीत्व की जागृत करने की जो भावना है वो सब चीज़ों की यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद हमारा 10वां पॉइंट आ जाता है। 10वां पॉइंट देखेंगे तो प्रिय प्रवास वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में पेपर में पूछ लिया जाता है। तो प्रिय प्रवास में क्या है, प्रिय प्रवास में जो है राधा लोक सेविका नायिका है, ठीक है, और वे अपने प्रिय से अलग होकर जो है वो रोती नहीं है जो है वरन बल्कि क्या करती है, समाज की सेवा में ही अपना प्रेम के चरण जो है परिणति देखने को मिलती है। तो अपने प्रेमिका से वियोग में भी वो रोती नहीं है, बल्कि प्रेम पूरा जीवन अपना सेवा में और इस तरीके समाज की जो सेवा है उसमें जो है अपना लगा देती है प्रिय प्रवास में। उसके बाद यहाँ पर क्या है, गुप्त जी की चर्चा करें तो गुप्त जी ने जो है उपेक्षित नारी, अब यहाँ पर देखो उपेक्षित नारी की जैसी होनी चाहिए उस नारी की बात कर रहे हैं कि अपने काव्य में चित्रित किया है। साकेत की बात करें अगर तो साकेत ने जो है उर्मिला हो गए, केकई हो गया, यशोधरा द्वापर जो है उनकी विजेता, ऐसी ही नारियों की यहाँ पर चर्चा की। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर मानवतावादी जनवादी की बात तो हो ही रही है और उसमें भी हो रही थी, और उसमें तो देश प्रेम की राष्ट्र भावना भी पैदा करने की बात की गई थी, ऐसी क्रांति की बात की गई थी। यहाँ पर तो नारीत्व की बात ज्यादा की गई है, तो नारीत्व की बात भी दिखाई दे रही है कौन से युग में, द्विवेदी युग में। तो द्विवेदी युग में नारीत्व की जो प्रति उच्च भावना है उसकी ठोस स्थापना हुई थी और उनकी कविताओं में नारी का जो स्वतंत्र व्यक्तित्व है और जो है स्वच्छंद रूप है वो यहाँ पर नजर आने लग जाता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से बताया गया यहाँ पर द्विवेदी युग में कि जो पुरुष है, पुरुषों के बिना भी जो है नारी का बहुत ही ज्यादा अस्तित्व हो गया है, क्योंकि नारी जो है वो एक क्रांति के रूप में सामने आ गई है। अब 13वां पॉइंट देखेंगे तो 13वें पॉइंट में क्या है, मानव सेवा का है इस युग का मूल भावना है। तो मानव सेवा ही इसका सबसे मेन जो है मूल भावना जो है यहाँ पर कही गई है कि सेवा करना ही सबसे ज़्यादा मूल भाव है। और भावना की अभिव्यक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है कितने सारे हैं, मतलब मुकुटधर पांडे हो गए, स्नेही राम नरेश त्रिपाठी हो गए और बाल कृष्ण शर्मा हो गए, जो है सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, केरल, ठीक है। केवल राष्ट्र प्रेम का ही नहीं, अभी तो यहाँ पे मुखरित नहीं किया गया बल्कि उसके साथ साथ स्वयं लड़ाई से भी, देश की जो लड़ाई है उसमें भी भाग लेने की बात यहाँ पर की गई है कि स्वयं भाग लिया है उन्होंने। इस तरीके से ये सारे के सारे साहित्यकार का कितना बड़ा योगदान रहा है ये आप लोग देख सकते हैं। 14वां पॉइंट देखेंगे, निराला जी की अगर हम बात करते तो निराला जी में जो है दिल्ली के
दिल्ली कविता में देश के जो है अतीत गौरव के साथ ही वर्तमान दुर्दशा का चित्रण कर गंभीर प्रभाव की जो है अभिव्यक्ति की है। तो निराला जी ने जो है दिल्ली कविता, जो भी दिल्ली की कविता थी उसमें जो है अतीत गौरवमान जो भी है उसमें जो है साथ ही उन्होंने वर्तमान की जो दुर्दशा है उसका गंभीर चित्रण किया कि वर्तमान की दशा किस तरीके की है, उन सारी चीज़ों की यहाँ पर चर्चा करते हुए उसको अभिव्यक्त किया है। कहीं कहीं पे तो क्रांति है और कहीं कहीं में ध्वसन के स्वर भी जो है सुनाई देते हैं। नवीन की रचनाएं हैं, नवीन नवीन रचनाएं हैं। कवि जो है कुछ ऐसी तान युवाएं जैसे उथल पुथल जो है मच गया हो, तो मतलब इस तरीके की चर्चाएं यहाँ पर की गई है कि उथल पुथल मच गया है, लोगों के अंदर एक क्रांति सी पैदा हो गई है, लोगों के अंदर जो है एक उमड़ गया है कि हमें एक क्रांति के रूप में जो है साहित्यकार के कारण, मतलब एक साहित्यकार ने अपने साहित्य जो भी रचनाएं हैं उनमें किस तरीके से जो है क्रांति को भरा है और वही क्रांति लोगों के भीतर नज़र में आ रही है। अब यहाँ पर क्या है, निराला जी ने मातृभूमि की महिलाओं का वर्णन के साथ ही उसे देवी रूप में भी चित्रित किया है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से देवी रूप में जो है महिलाओं को बताया गया है कि वो एक देवी हैं, एक स्वतंत्र रूप, मतलब बिना पुरुष के भी स्त्रियों को एक उच्च स्थान प्राप्त हो गया है और बताया गया है कि वो किस तरीके की जो है महिला है, एक देवी के रूप में पूजा गया है। भारतीय बताएं तो भारतीय जय विजय करे, कनक कनक शस्त्रे कमल धरे, लंका पदतल शततल गजितामी, सागर जल धोता शुचि चरण धवल, सवर कर बहुल अर्थ भरे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इन पंक्तियों में क्या बताया गया है, पूरी की पूरी भावना जो है मातृभूमि के प्रति जो भावना है वो यहाँ पे चित्रित की गई है कि अपने मातृभूमि को लेकर कितना प्रेम जो है यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरीके से देखो लोगों के अंदर जागृति तो पैदा होगी ही, मातृभूमि हो गया, नारीत्व हो गया, इन सब चीज़ों को अगर उभारेंगे तो ज़रूर जो है लोगों के अंदर क्रांति पैदा हो ही जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, तो इस तरीके से योगदान दिया है उन्होंने। अब यह है माखनलाल चतुर्वेदी ने जो कविताएं हैं उनकी, उस कविताओं में जैसे उन्होंने पुष्प की अभिलाषा में देश प्रेम की जो भावना है उसका प्रतीकात्मक जो ढंग से उन्होंने उसको प्रयोग किया है। प्रतीक का क्या मतलब है, प्रतीक जो है मतलब किसी चीज़ को प्रतीक बनाकर उन्होंने सारा का सारा उसके ऊपर जो है पूरी चर्चा जो है उन्होंने की है। तो मान लो कोई भी उदाहरण उन्होंने ले लिया और उस उदाहरण को लेकर उन्होंने पूरा का पूरा जो है महिला का पूरा चरित्र के बारे में बता दिया, महिला किस तरीके की होनी चाहिए, किस तरीके की एक देवी के रूप में महिला को जो है दिखाया गया है, मानवतावादी की जो है बात की गई। तो मतलब कुल मिलाकर अगर मैं ओवरऑल देखूं तो भारतीय हिंदू युग में जो है मानवतावाद, राष्ट्रीयता के बारे में और मतलब इस तरीके से साहित्यकार ने किस तरीके से योगदान दिए, तो ये सारी चीज़ें चर्चाएं वहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन जब हम द्विवेदी भारतीय हिंदू के बाद हम अगर द्विवेदी युग काल में आते हैं, युग में आते हैं, तो वहाँ पर हमें मानवतावाद तो दिखता ही दिखता है, पर मानवता के साथ साथ वहाँ पर नारीत्व की जो भावना है, नारीत्व के प्रति जो भावना है वो भी दिखाया गया और नारीत्व का एक अलग ही रूप, एक स्वतंत्र रूप दिखाया गया जिसमें उसे एक किसी भी पुरुष की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका खुद का ही एक अपना बहुत बड़ा अस्तित्व है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो टॉपिक है वो यहीं खत्म होता है। आप लोगों का होमवर्क बता दूं तो आप लोगों का होमवर्क है 5:30 में क्विज होंगे, तो आप लोगों को क्विज अटेंड करने। जरूरी नहीं है कि रोज 5 ही आते हैं। स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारा आगे नहीं होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम लोग 2 क्वेश्चन डाल देते हैं, कभी हम 5 डाल देते, कभी 3 डाल देते, हिसाब से चलते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के 2 होते हैं, आप समझ जाया करें कि उतना ही है। ऐसा ना सोचे कि 2 खुले मेरे, 2 के बाद खुले ही नहीं। 5 हम नहीं डालते, कभी कभी 2 भी डाल देते हैं। तो 2 प्रश्न जो है आपको डाले थे पिछली बार, तो अब देखिए अब आपको प्रश्न जो है डाले हैं। और जो है आप लोग अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी में है राधे ज्योति, RADHEY, राधे JYOTI ज्योति। तो राधे ज्योति है, फिलर फॉर्म की उसमें पिक लगी हुई है, तो आप लोग मुझे जल्दी उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो भी आप लोग मुझसे पूछते हैं उनकी चर्चा मैं आपको एक एक करके नहीं बता पाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ उसको बताऊँ। तो इसलिए संडे को गूगल मीट रखी जाती है ताकि सभी लोग उसे अटेंड करें और सभी लोग जो ये छोटे छोटे शब्द होते हैं उनका मीनिंग को समझ सकें। ठीक है, तो आप लोग मुझे पहले ही बताया करेंगे ताकि मैं आप लोगों के सामने प्रिपेयर होकर बैठूं और आपको और भी अच्छी अच्छी डिटेल्स उसके बारे में दे सकूं। ठीक है,
तो इस तरीके से जो भी प्रश्न होते हैं आप लोगों के, आप पहले से तैयार कर लीजिए, ताकि और मुझे जो है वो जहाँ पर हम लोग बात करते हैं फेसबुक में, आप लोग वहाँ पर ग्रुप में भेज दीजिए, ठीक है, ताकि मैं उसको प्रिपेयर करके आपके सामने उसकी फिर मैं सारी फैक्टफुल चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी, जितनी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी फिर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि हम लोगों को JRF चाहिए, तो मेरे सारे स्टूडेंट इस बार JRF लेके जाएंगे। सो प्लीज़ मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और अब देखिए उपन्यास हमारे हो चुके हैं, तो आप लोग कहानी निबंध में से कुछ शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को कल बताऊंगी कि किस तरीके से आपको कौन सा पार्ट जो है वो शुरू करना चाहिए। तो उपन्यास तो हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए, बाय, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।